नमस्कार दोस्तों, जीआर संभव ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ज्यामिति का बेसिक पढ़ा था। और आज हम ज्यामिति का अगला जो हमारा चैप्टर होगा, पहला चैप्टर होगा ज्यामिति का, और वो चैप्टर होगा 10वां चैप्टर, जिसका नाम है बिंदुपथ। और बिंदुपथ चैप्टर को समझने के लिए हमने बेसिक में सर्वांग समता और समरूपता के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। तो आपके बिंदुपथ में सर्वांग समता काम में आएगी, और सर्वांग समता के बारे में आज हम थोड़ा सा और देखने जा रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी भी है। सर्वांग समता के इस बिंदुपथ चैप्टर को समझने के लिए सर्वांग समता का वो बेसिक समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और वो क्या है, देखिए हम देख रहे हैं अभी सर्वांग समता। सर्वांग समता वो कल बताया था, इसका बेसिक बता दिया। सर्वांग समता होती क्या है। अब हम देख रहे हैं कि त्रिभुजों में सर्वांग समता, किसमें सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता या त्रिभुजों में सर्वांग समता, त्रिभुजों में सर्वांग समता। इसमें आपके दो बातों का ध्यान रखना है। पहला है उनकी विशेषताएं क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग समता की विशेषताएं। विशेषता क्या होनी चाहिए, दो सर्वांग सम त्रिभुज कब होते हैं, और अगर दो सर्वांग सम है तो उनकी विशेषताएं क्या होगी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। बस इस चीज का विशेष तौर से याद रखना है आपको। यदि दो त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम प्रूव कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो फिक्स है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब नाक का नाक ये नहीं, संगत भाग मतलब त्रिभुजों में तो भाग कौन से होंगे, या तो भुजाएं होगी या कोण होगा। संगत भाग, संगत कोण और संगत भुजाएं दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद में सर्वांग समता के हमें गुणधर्म अच्छे से समझने हैं। सर्वांग समता के क्या समझने हैं हमें अच्छे से, गुणधर्म समझने, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए गुणधर्म, और गुणधर्म को लगाना समझ गए, तो फिर आपके सर्वांग समता के इस चैप्टर में जो 10वां चैप्टर होगा बिंदुपथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुणधर्म समझना जरूरी है, और इस गुणधर्मों को देखो हम पांचों को अच्छे से समझेंगे। किस प्रकार समझेंगे, सर्वांग समता के गुणधर्म। इसमें हम पहला गुणधर्म देखिए, और इनको हम प्रूव भी करेंगे। पहला गुणधर्म है एस 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 सर्वांग समता। एस 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 सर्वांग समता। दो त्रिभुजों में एस 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 सर्वांग समता कब लगती है, वो देखिए। हमने दो त्रिभुज ले लिए, ये हमने दो त्रिभुज उठा लिए, एक त्रिभुज ये उठा लिया और दूसरा त्रिभुज ये उठा लिया। ये हमने दो त्रिभुज उठा लिए। अब इसमें एक त्रिभुज का नामकरण कर दिया मैंने ए बी सी, और दूसरे का कर दिया मैंने पी क्यू आर। ये दो त्रिभुजों का हमने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। इसमें एस 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 सर्वांग समता कब लगेगी, जब इसकी एक साइड जैसे 4 सेंटीमीटर आ गई, इसकी ये भी 4 सेंटीमीटर आ गई, इसकी ये 5 सेंटीमीटर आ गई, इसकी ये भी 5 सेंटीमीटर आ गई, इसकी ये 6 सेंटीमीटर आ गई, इसकी ये भी 6 सेंटीमीटर आ गई। तो इसमें ए बी साइड किसके इक्वल है, ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है, बी सी साइड इसकी क्यू आर साइड के इक्वल है, और इसकी ए सी साइड पी आर साइड के इक्वल है। मतलब ये इनकी आपस में संगत भुजाएं हैं, ये इक्वल है। तो इनमें एस 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 सर्वांग समता की कसौटी लगेगी। सर्वांग समता का एस 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 गुणधर्म लगेगा। एस एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार से सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। और ये दोनों सर्वांग सम होने के बाद में यदि हमें कोई से भी कोण की आपस में जरूरत पड़ी, तो हम बता सकते हैं कि इसका ए कोण, इसके देखो यहाँ नाम से पता चलेगा, ए कोण P के बराबर है, बी कोण Q के बराबर है, और इसका C कोण इसके R एंगल के बराबर होगा। और साइडों से पता है ए बी पी क्यू साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ए बी पी क्यू आ रहा है। इससे देखो नाम से बी सी इसके क्यू आर के बराबर होना चाहिए, बी सी क्यू आर आ रहा है। इसका ए सी ले तो इसका क्या आना चाहिए, पी आर ए सी और पी आर आना चाहिए। तो इसी प्रकार से नाम लिखना होता है। नाम लिखने में आपके कभी कभी दिक्कत आ जाती है, उसका ध्यान रखना विशेष तौर से। सर्वांग सम दो त्रिभुजों को लिखते समय एकदम सही ढंग से करना है। इसका देखो हम नेक्स्ट में बताएंगे भी, नेक्स्ट सर्वांग समता के गुणधर्म में बताएंगे। दूसरा सर्वांग समता का गुणधर्म क्या होता है, दूसरा सर्वांग समता का गुणधर्म होता है एस एस सर्वांग समता कि अब की बार दो साइड, एस का मतलब होता है साइड भुजा, और ए का मतलब होता है एंगल कोण।
इन चीज़ों का ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, दिक्कत का पहाड़ हो जाएगा आपके सामने। ये अब देखिए, ये सर्वांग समता हम कैसे लगाएंगे, जैसे मैंने दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए इनमें क्या है कि दो ट्रायंगल है, नाम दे दिया उनका ABC और इसका नाम दे दिया PQR। अब की बार क्या है, SAS सर्वांग समता की कसौटी है। देखो इस नाम से ही पता चलता है, जैसे इसकी एक भुजा, ये भुजा 3 सेंटीमीटर दे दी, इसकी ये भुजा 3 सेंटीमीटर दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये कोण दे दिया 40 डिग्री, बट इसका ये कोण 40 डिग्री दे दिया। इसकी ये भुजा दे दी 5 सेंटीमीटर की, बट इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर की दे दी। देखो होना क्या चाहिए, दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए, और कौन सा, दोनों भुजाओं के बीच का कोण है। दो भुजाएं, इसकी BC भुजा इसकी QR भुजा के इक्वल है, कितनी है 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद में इसकी AC भुजा इसकी कौन सी भुजा के बराबर है, इसकी PQ भुजा के बराबर है, दोनों ही 5 सेंटीमीटर की, और समान कोण इसका C इसके कोण Q के इक्वल है, दोनों 40 डिग्री के। तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों त्रिभुज SAS इस नाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, दो साइड और उनके बीच का कोण, दो साइड और उनका उभयनिष्ठ कोण, देखिए दो साइड उनका उभयनिष्ठ कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज SAS सर्वांग समता की कसौटी से क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। SAS सर्वांग समता से त्रिभुज, देखो यहाँ नाम लिखने में मैंने बताया था, नाम लिखने में ध्यान रखना है। देखो इसका नाम तो, एक का तो मैंने नाम ऐसे उठा के लिख दिया ABC सर्वांग सम, दूसरे का नाम इसके अकॉर्डिंग लिखना है, त्रिभुज AB भुजा के इक्वल कौन सी थी, PR, जो अननोन है, C भी अननोन है, तो AB के इक्वल यहाँ PR लिखना है। और ये भी गलत हो सकता है, अभी हम लिखने के बाद में इसको देखेंगे। उसके बाद में AB के बाद में क्या होना चाहिए, BC, इसमें BC किसके इक्वल थी, QR के, तो QR ये लिख दिया QR, RQ कहो चाहे QR को। अब देखो इसके हिसाब से AB किसके इक्वल आनी चाहिए, PR के इक्वल आनी चाहिए, AB PR के इक्वल है, ठीक है, नॉन है दोनों ही। उसके बाद में BC किसके इक्वल आनी चाहिए, QR के इक्वल आनी चाहिए, BC QR के इक्वल है। और तीसरे इसमें कौन सा C कोण किसके बराबर होना चाहिए, Q के, तो कोण C भी Q के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपके नाम भी इसी प्रकार से लिखना है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा इसमें त्रिभुज PRQ के, न कि PQR, इनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। और इसमें बाकी बची हुई समानताएं क्या बची, एक तो AB भुजा किसके बराबर होगी, PR के। AB भुजा, इसमें से अगर एक भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो फिक्स है ये भी 3 होगी सर्वांग समता के बाद में। और इसमें यदि ये एंगल दे दिया इसने 50 डिग्री का, तो अब इसमें 50 कौन सा होगा वो बताना है आपको, यहां से देखना होगा। वो इसका A50 है तो इसका P50 होगा, तो इसका 50 यही होगा। और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सर्वांग समता का दूसरा गुणधर्म हुआ आपका SAS सर्वांग समता। उसी प्रकार से तीसरा सर्वांग समता का गुणधर्म होगा AS। इनको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि आपके समझ में तो लगभग आ गया होगा कि सर्वांग समता की कसौटी कैसे लगती है। SAS सर्वांग समता, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मैं एक बार वापस से ट्रायंगल लेता हूं, ASA मतलब दो कोण और उनकी उभयनिष्ठ भुजा। जैसे ABC ले लिया, इसको कह दिया मैंने PQR, इसके दो कोण हैं, ये 30 डिग्री का और इसका ये 40 डिग्री, इसका ये 30 डिग्री और ये इसका 40 डिग्री। दो एंगल तो ले लिए, और साइड कौन सी होनी चाहिए, दोनों एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए, और दोनों एंगल की उभयनिष्ठ साइड ये होगी 4 सेंटीमीटर। तो दोनों कौन से ASA सर्वांग समता से। देखो जिस प्रकार से इसका यहाँ पे नाम है उसी प्रकार से सर्वांग समता लगती है। ऐसा नहीं कि दो कोण और एक भुजा कोई सी हो, मैंने कह दिया ये दो कोण और इसकी ये भुजा, और ये दो कोण और इसकी ये भुजा, या इसकी ये भुजा कोई सी ले ली, तो ये ASA सर्वांग समता होंगे, नहीं होंगे। ये केवल एक कंडीशन में होंगे जब ASA इसी प्रकार से लगती हो। तो ये होता है सर्वांग समता का गुणधर्म ASA सर्वांग समता। और चौथा गुणधर्म होगा सर्वांग समता का, वो होगा AAS सर्वांग समता। AAS सर्वांग समता, और वो क्या होता है कि दो कोण और तीसरी भुजा। अब की बार देखो थोड़ा इतना सा चेंज करना है हमें कि इसकी ये भुजा हटा दी मैंने, इसकी ये हटा दी, ये हटा दिया, इसका ये हटा दिया। तो
AAS का मतलब क्रमागत दो कोण कि इसका ये 30, इसका ये 40, इसका ये 30, इसका ये 40। तीसरी साइड यदि ये वाली साइड ले 30 के पास वाली 5 सेंटीमीटर, तो इसके भी 30 के पास वाली लेनी है 5 सेंटीमीटर। दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा, ये या इधर इसके इधर वाले ले तो इसके इधर वाले होने चाहिए, तो वो होता है AAS। या इधर से ये होगी तो AAS नाम के हिसाब से AAS सर्वांग समता लग जाएगी। और एक पांचवा और लास्ट गुणधर्म है सर्वांग समता का, वो है RHS सर्वांग समता, जिसको RHS सर्वांग समता, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, समकोण कर्ण भुजा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा। और ये केवल समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में ही लागू होती है। RHS का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। अब देखिए इसमें जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके डायग्राम लेता हूं, और उसमें एंगल कौन से लेने हैं, राइट एंगल ही लेने हैं। ये केवल राइट एंगल में होता है ऐसा। ये मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, एक को मैंने कह दिया ABC और दूसरे को मैंने कह दिया PQR। देखिए पहली इक्विलिटी क्या होनी चाहिए, समकोण राइट एंगल होने चाहिए, तो इसका ये राइट एंगल, इसका ये राइट एंगल, नो प्रॉब्लम। पहली इक्विलिटी होगी एंगल B इजिकल टू एंगल Q इजिकल टू 90, या समकोण लिख सकते हैं। दूसरी इक्विलिटी कर्ण, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, कर्ण हाइपोटेनस से वो इक्वल होना चाहिए। इसका यदि ये 7 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण भी 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो इसमें AC इक्वल होगा PR, क्या कर्ण बराबर है, दोनों कर्ण बराबर है। और तीसरी इक्विलिटी कोई सी भी एक साइड, यदि इसकी साइड ले ली मैंने BC और इसकी साइड ले ली PQ, तो देखो नाम में प्रॉब्लम हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी BC साइड और इसकी ये साइड कौन सी, PQ इक्वल है, ले ली 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो, ये दोनों इक्वल कर दिया हमने। तो इसमें कौन सी सर्वांग समता, समकोण कर्ण और एक तीसरी भुजा, समकोण कर्ण और तीसरी भुजा, समकोण कर्ण और तीसरी भुजा, तो ये हो जाएंगे RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। अब देखो यहाँ नाम कैसे लिखेंगे हम, एक का मैंने कहा नाम कैसे भी उठा के लिख सकते हैं हम सीधा। पहले को तो ABC दे दिया मैंने, ABC सर्वांग समता। अब इसके हिसाब से लिखेंगे दूसरे को, AB लिया तो इसमें कौन सा लेना पड़ेगा, RQ लेना पड़ेगा, क्योंकि अननोन AB थी, इसमें अननोन कौन सी है, RQ है। और तीसरी ABC लिया तो RQP आएगा। अब यहाँ से बाकी समानताएं भी देख लेते हैं कि BKQ इक्वल होना चाहिए, एंगल BKQ इक्वल है, ठीक है। AC के इक्वल PR होनी चाहिए, AC के इक्वल PR है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी BC के इक्वल PQ होना चाहिए, BC के इक्वल PQ होना चाहिए, PQ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके RHS सर्वांग समता से सर्वांग समता का पांचवां गुणधर्म हो गया आपके RHS सर्वांग समता। तो ये सर्वांग समता के पांचों गुणधर्म थे। तो इन पांचों गुणधर्मों का विशेष तौर से ध्यान रखना। उसके बाद में आपके जो ये है ना बिंदुपथ, बिंदुपथ हम स्टार्ट करते हैं। बिंदुपथ क्या होता है, आपका चैप्टर है बिंदुपथ। बिंदुपथ, बिंदुपथ को सीधा सीधा देखेंगे तो हम ऐसे ही बोल देंगे बिंदुओं का पथ, बिंदुओं का रास्ता, बिंदुपथ, बिंदु प्लस पथ। बिंदुपथ इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब आप सीधी हमारी भाषा में कहेंगे तो हम ऐसे कह देंगे भाई बिंदुओं का रास्ता, बिंदुओं का रास्ता है भाई, वही बिंदुपथ है। चिंटियों का रास्ता चिंटूपथ, इसी प्रकार से बिंदुओं का रास्ता बिंदुपथ, ध्यान रखना। तो देखिए बिंदुपथ, बिंदुपथ बिंदु का रास्ता, बिंदु क्या होता है, बिंदु किसे कहते हैं, एक ऐसी आकृति जिसकी न आकार है न आकार तो है उसका, न हाइट है, न लंबाई है, न चौड़ाई है, ऐसी आकृति बिंदु कहलाती है। और उन बिंदुओं के अलग अलग बिंदुओं के रास्ते को बिंदुपथ कहते हैं। तो देखिए बिंदुपथ, बिंदुपथ की डेफिनेशन क्या होगी, एक्चुअली फिक्स डेफिनेशन क्या होगी, बिंदुपथ की एक्चुअली डेफिनेशन हो जाएगी बिंदुपथ बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता होता है, बिंदुपथ बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता होता है, ऐसा रास्ता बिंदुपथ बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता होता है जो दिए गए, उसमें दिए होंगे भाई, दिए गए प्रतिबंधों,
जो दिए गए प्रतिबंध आपका क्या कहोगे, नियम, रूल, ये कहते हैं ना हम, रूल मत तोड़ो रे भाई, दिए गए प्रतिबंधों का पालन करें। बिंदुपत बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता होता है जो दिए गए नियमों का क्या करे, पालन, दैट इज कॉल्ड बिंदुपत, दैट इज कॉल्ड लोकस। तो बिंदुपत बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता होता है जो दिए गए नियमों का पालन करे। अब दिए गए नियम कौन से होंगे, देखो इन पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ 2-3, और वो एग्जांपल आपके बुक में भी है, और उन एग्जांपल से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में उठ भी जाता है। तो देखिए वो क्या होगा, और अब की बार 1 नंबर के क्वेश्चन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। देखिए अब बिंदुपत बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता होता है जो दिए गए नियमों का क्या करे, पालन करे। बिंदुपत बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता होता है जो दिए गए नियमों का पालन करे, बिंदुपत कहलाता है। तो इसका पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 कि समतल पर किसी समतल पर नियत बिंदु से, किसी समतल पर नियत बिंदु से समान दूरी पर या नियत दूरी पर, नियत बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत क्या होगा वो हम आगे लिखेंगे। पहले हम देखते तो हैं, समतल पर एक नियत बिंदु लेना है हमें, कि किसी समतल पर हमने एक नियत बिंदु ले लिया, ये ले लिया साहब, इससे नियत दूरी पर, इससे हम निश्चित दूरी पर बिंदु लेंगे, जैसे हम इससे r दूरी पर बिंदु ले रहे हैं, तो r दूरी पर बिंदु लेंगे, एक बिंदु आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, इस प्रकार चलते रहेंगे, और उनका बिंदुपत इस प्रकार से आपके सर्किल बनेगा। क्या बनेगा, सर्किल। तो आपके इस सर्किल की ये जो सरकमफ्रेंस है, इसकी ये जो परिधि है, इस पर जो कोई भी बिंदु होगा, जैसे यहाँ पर बिंदु P ले लिया, यहाँ पर बिंदु Q ले लिया, यहाँ पर बिंदु R ले लिया, S ले लिया, इस प्रकार से अनंत हम कितने भी बिंदु ले सकते हैं, और ये प्रत्येक बिंदु है इस आपके सेंटर के इस बिंदु से क्या होगा, नियत दूरी पर होंगे सारे। ये R दूरी पर, तो ये भी R पे होगा, ये भी R पे होगा, ये भी R पे होगा, तो ये सारे बिंदु है जगह, जैसे यहाँ इधर भी ले लिया हमने, ये भी R दूरी पे होगा। तो ये क्या हो गया कि इस परिधि पर जो भी बिंदु होगा, वर्त की जो इस परिधि पर जो भी बिंदु होगा, वो क्या करेगा, इस प्रतिबंध का पालन करेगा। प्रतिबंध क्या है, नियत बिंदु से नियत दूरी, कि भाई नियत बिंदु है समतल पर और उससे नियत दूरी पर बिंदु लेने हैं, तो वो बिंदु कौन किसके होंगे, इस पे जो भी बिंदु होगा वो इस बिंदुपत का बिंदु होगा, वो इस बिंदुपत का बिंदु होगा, अर्थात वो इस प्रतिबंध का पालन कर रहा है। किस प्रतिबंध का, कि एक नियत बिंदु से वो नियत दूरी पर बिंदु है, इसलिए वो बिंदुपत का बिंदु है। और हमें पता है किसी समतल पर एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपत क्या होता है, एक वर्त होता है, एक वर्त होता है। वर्त मतलब या वर्त की परिधि होती है, समतल से नियत दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपत क्या होता है, एक वर्त की सरकमफ्रेंस, परिधि होती है, एक वर्त होता है। या वर्त की डेफिनेशन अगर आपको पूछ ले तो हम यही बोल सकते हैं, समतल पर स्थित नियत बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपत वर्त कहलाता है। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल था। इस प्रकार से मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले रहा हूं आपका। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2, वो है समतल पर दो समांतर रेखाओं से, दो समांतर पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखाओं से इक्वल डिस्टेंस पर, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत क्या होता है उसका हम अभी पता करेंगे। देखिए, दो समांतर रेखाओं से, किसी समतल पर दो समांतर रेखाएं लेनी है हमने, ये दो समांतर रेखाएं ले ली समतल पे। पहली रेखा का नाम दे दिया, नामकरण कर दिया हमने AB, दूसरी का नामकरण कर दिया मैंने CD। इनसे शर्त क्या है, प्रतिबंध क्या है, दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर, इन दोनों समांतर रेखाओं से समान दूरी पर बिंदु होने चाहिए भाई। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बिंदु ले लिया, उसकी डिस्टेंस ये वाली और ये वाली डिस्टेंस, ऊपर वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अगर ये D डिस्टेंस है तो ये भी D है। उसी प्रकार से यहाँ भी बिंदु आएगा, दोनों से समान दूरी पर, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और इनका जो बिंदुपत रास्ता है वो क्या होगा, बिंदुपत का बिंदु होगा। इट मीन्स आपके कौन से जो बिंदु है जो इस नियम का पालन कर रहे हैं, इस रेखा पर जो भी बिंदु होगा
वो क्या होगा, इस नियम का पालन करेंगे, इस प्रतिबंध का पालन करेंगे, अर्थात इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इस बिंदुपथ का बिंदु होगा, इस बिंदुपथ का बिंदु होगा। तो अगर इसको हम PQ कह दिया इसको कि दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो गया, उन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा प्राप्त होती है। दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, उनके मध्य, उनके बीच में मध्य में समांतर रेखा प्राप्त होती है, उनके मध्य में समांतर रेखा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उसकी शर्त थी जो बिंदु होता है वो दोनों रेखाओं से समान दूरी पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रेखा समान दूरी पर बिंदु तो इधर भी ले सकते हैं हम, वो नहीं है, कि उसकी शर्त ये थी कि वो उन दोनों लाइनों से समान दूरी पर होना चाहिए। तो दोनों लाइनों समान दूरी पर उन दोनों रेखाओं के मध्य में एक समांतर रेखा प्राप्त होगी। इट मीन्स AB के समांतर PQ ये होगी, CD के भी समांतर होगी, AB CD समांतर थी, PQ इन दोनों के बीच में समांतर रेखा प्राप्त होगी। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। और इसका एग्जाम्पल नंबर 3 वो क्या था, एग्जाम्पल नंबर 3 था हमारा कि समतल पर एक रेखा, किसी एक रेखा ली अपनी बार केवल मैंने, उसमें दो रेखाएं थी समांतर रेखाएं। समतल पर एक रेखा से समान दूरी पर, एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है वो भी हम देखेंगे अभी। कि समतल पर एक रेखा ले ली, ये रेखा ले ली, उसका रेखा का नाम लिख दिया L। शर्त क्या है, प्रतिबंध क्या है, नियम क्या है कि एक रेखा से समान दूरी पर, एक रेखा से निश्चित दूरी पर, इसे मैंने D डिस्टेंस पर बिंदु ले लिया, कोई यहाँ पे D डिस्टेंस पर और ले लिया, और इनका बिंदुपथ क्या होगा, इस रेखा के समांतर रेखा प्राप्त होती है। परंतु इसमें एक शर्त और है कि इस रेखा से समान दूरी पर, रेखा समान दूरी पर बिंदु नीचे भी तो हो सकता है D डिस्टेंस पर, इसी डिस्टेंस पर। तो वो क्या होगा कि आपके एक रेखा से, तो देखो M और N मान लिया इसको, तो इस रेखा L से समान दूरी पर स्थित किसी समतल पर किसी एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या हो गया, उस रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। इट मीन्स L समांतर M समांतर N, ये पैरेलल है आपस में। सॉरी, इसको थोड़ा नोट पैरेलल मानते हैं, इसको हमने इसको समांतर कर देते हैं। L समांतर L, M समांतर N। तो ये थे आपके बिंदुपथ के 3 एग्जाम्पल। ये तीनों एग्जाम्पल इसलिए बताए कि ये तीनों एग्जाम्पल आपकी बुक में है और इनमें से कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल था कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ होता है, तो वो क्या होगा, एक वर्त होता है या वर्त की परिधि होती है। सेकंड एग्जाम्पल से क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कि दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ होता है, तो हमें लिखना होगा उन दोनों रेखाओं के मध्य में एक समांतर रेखा प्राप्त होती है। और तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये जो था, ये कैसे आएगा क्वेश्चन कि किसी समतल पर किसी एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तो उस रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। बिंदुपथ क्या होगा, रेखा के दोनों ओर, बोथ साइड, दोनों ओर समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। ये थे आपके बिंदुपथ के तीनों एग्जाम्पल। हालांकि बिंदुपथ के और काफी उदाहरण है जिनसे आपके थ्योरम में भी होगी, प्रमेय करेंगे हम कि दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। ये थ्योरम हम दोनों थ्योरम होगी और उनकी कन्वर्स से जो विलोम है वो भी हम सोल्व करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में ये था सर्वांग समता थी, जिसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है सर्वांग समता के चैप्टर को करने के लिए। और उसके बाद में ये जो तीनों एग्जाम्पल थे इनमें से 1-1 नंबर का क्वेश्चन उठ जाता है। तो ये एग्जाम्पल समझना, सर्वांग समता को समझना। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।